दोस्तों, परिवार का चाहे कोई भी रिश्ता हो, टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका रहता है। और अगर इसी भरोसे और विश्वास में थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो परिवार को बिखरने में देर नहीं लगती है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना कुछ इसी प्रकार की है। रिश्तों के भरोसे पर इस कदर से वार किया जाता है कि एक लोग की मौत हो जाती है और ना जाने कितने लोग की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना सचमुच आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी, क्योंकि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं अच्छे रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं भाई बहन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आइए जानते हैं घटना की पूरी जानकारी। जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर का। जयपुर का ही एक जिला पड़ता है सवाई माधोपुर, और इसी सवाई माधोपुर के अंतर्गत एक थाना आता है बौली थाना, और बौली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है झुंझुनू। इसी झुंझुनू गांव का रहने वाला राकेश कुमार मीणा, राकेश कुमार, जिसकी उम्र 34 साल के आसपास होती है। राकेश के बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसकी परवरिश उसके चाचा बाबूराम मीणा करते हैं। राकेश, जो कि रविदासपुर में एक मैनेजर के पद पर नियुक्त रहता है, अच्छा खासा नौकरी करता है। जब राकेश अपनी जिंदगी में अच्छा खासा सेटल हो जाता है तो उसकी शादी उसके चाचा पास के ही गांव में एक पूजा मीणा नाम की लड़की से करा देते हैं। पूजा जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो दोनों पति पत्नी बेहद ही खुश रहते हैं। लगभग 10 दिन के बाद राकेश अपनी पत्नी पूजा को लेकर रविदासपुर में चला जाता है और रविदासपुर के ही वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी C24 में एक किराए का फ्लैट लेता है और वहीं पर रहकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और वहीं पर रहकर अपना काम करने लगता है। और बीच बीच में अपने चाचा के यहाँ कॉल कर लेता था, बातचीत हो जाता था। परिवार की जो समाचारें होती थी है वो सब उसको मिल जाता था। ऐसे ही लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है और इन 1 सालों में पूजा और राकेश के एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक दिन रोजाना की तरह जब राकेश 5 फरवरी का दिन होता है, उस दिन अपनी ड्यूटी करने के लिए घर से बाहर जाता है। लेकिन जब घर से बाहर जाता है तो घर पर आता ही नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है। पूजा को उसकी चिंता सताने लगती है और राकेश के मोबाइल पर कॉल करती है। कॉल स्विच ऑफ बता रहा होता है, उसका मोबाइल नंबर बंद रहता है। लगातार कोशिश करती है लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है। शाम से रात हो जाती है, रात से सुबह भी हो जाती है, लेकिन राकेश अपने घर पे वापस लौटकर आता ही नहीं है। इधर उसके जो चाचा रहते हैं बाबूराम मीणा, वो भी राकेश के मोबाइल पर कॉल कर रहे थे, लेकिन राकेश का मोबाइल लगता ही नहीं है। जब उसका मोबाइल नहीं लगता है तो अपनी बहू के यहाँ फ़ोन करते हैं, पूजा से बात करते हैं। पूजा पूरी कहानी बाबूराम को बता देती है। दोनों मिलकर, यानी कि जो पूजा होती है और जो उसके चाचा ससुर होते हैं बाबूराम मीणा, दोनों मिलकर राकेश के मोबाइल पर लगातार कॉल करते थे, लेकिन इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता और ना ही राकेश अपने घर आता था। लगभग ऐसे ही 20 दिन का समय बीत जाता है। फिर 25 फरवरी का जब दिन आता है तो बाबूराम का सब्र का बाँध टूट जाता है। वो रविदासपुर में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद पूजा को अपने साथ लेकर पास के ही थाने में जाते हैं और वहाँ पर राकेश का गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि मेरा भतीजा 5 फरवरी को घर से ड्यूटी करने के लिए निकला था, लेकिन वापस घर पे आया ही नहीं। जब यह बात पुलिस सुनती है तो कहती है कि इतने दिन हो गए, तब तक तुम दोनों कहाँ थे। इस पर बाबूराम बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि इस जो इतने दिन बीच में कटे हैं, हम लोग चैन से नहीं बैठे हैं, बल्कि राकेश की हर जगहों पर तलाश किए हैं, उसके हर एक रिश्तेदारों से बात किए हैं, लेकिन उसका कहीं भी आता पता नहीं चलता है। इसके बाद जो पुलिस होती है राकेश के गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करती है और इसके मामले में बड़ी ही अच्छी तरीके से छानबीन करने लगती है। अपनी छानबीन करने के बाद जब कहीं राकेश का पता नहीं चलता है तो पुलिस को भी शक होने लगता है कि आखिर राकेश इतने दिन अपने परिवार से अलग होकर क्या कर रहा है, कहाँ पर है। इसके बाद पुलिस राकेश का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलती है। जब मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलती है
तो उसमें ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिलता है जिससे कि उसको किसी पर शक हो। जब उसमें कुछ सबूत नहीं मिलता है तो फिर पुलिस राकेश की पत्नी पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, और जब पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें एक नंबर आता है जो कि उस नंबर पर पूजा लगातार कई महीनों से बातचीत करती आ रही थी। जब उस नंबर का लोकेशन निकालते हैं तो वो नंबर एक कृष्ण कुमार मीना के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। पुलिस जब यह नाम सुनती है, देखती है, तो पूजा के घर आती है और पूजा से कृष्णा के बारे में पूछने लगती है। जब पुलिस पूजा से कृष्णा के बारे में पूछती है तो कृष्णा के जो चेहरे है उसके पर हवाइयाँ उड़ जाते हैं। उसका चेहरा देखने लायक हो जाता है। पुलिस जब उसके चेहरे पूजा के चेहरे की एक्टिविटी देखती है, उसको कुछ शक हो जाता है कि जरूर इसके बारे में कुछ जानती है। पूजा को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद उसे कड़ी से पूछताछ करने लगती है। तो पूजा बिना कुछ सख्ती दबाव से जो पूरी कहानी बताती है, उसको सुनकर सबके सब दंग रह जाते हैं। पूजा बताती है कि उसका पति की हत्या 5 फरवरी की ही हो चुका था। वो बताती है कि आज से 3 साल पहले मेरा और राकेश की शादी हुई थी। जब शादी हुई तो राकेश रविदासपुर में पूजा को लेकर चला जाता है और वहां पर रहकर ड्यूटी करने लगता है। लेकिन सुबह राकेश ड्यूटी पर चला जाता, पूजा का मन नहीं लगता, दिन भर अकेली रहती थी। लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। उसका एक बेटा भी हो जाता है। जब उसका एक बेटा हो जाता है तो बेटे के रहने के बावजूद भी पूजा का समय नहीं कटता था। उसे जब फुर्सत वो थोड़ी वक्त अपने बेटे के साथ बिताती, घर का काम करती, लेकिन जब समय नहीं बीतता तो बेड पर सोकर टीवी देखा करती थी। दरअसल पूजा गांव की रहने वाली थी, लोगों से बातचीत करने वाली थी। उसके फ्लैट में जहां पर वो रह रही थी, जिस फ्लैट में, वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन सभी अपने अपने घरों का दरवाजा बंद कर रहते थे। इस तरह से पूजा अकेले घर में बोर होने लगी थी। देखते ही देखते 2-3 साल का समय गुजर जाता है। एक दिन पूजा के दरवाजे का कॉलबेल बजता है। जब दरवाजा का कॉलबेल बजता है तो अंदर से आवाज देती है कि कौन है। बाहर से आवाज आता है कि क्या यह राकेश कुमार मीना का घर है? दरअसल एक वॉशिंग मशीन पार्सल किया है, हम लोग पार्सल लेकर आए हैं। इस पर पूजा बड़ी ही होशियारी से काम करती है। वो अपने पति राकेश को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि क्या आपने पार्सल मंगाया है जिसकी वॉशिंग मशीन है? राकेश भी कहता है कि हाँ, मैं बताने के लिए भूल गया था, मैंने एक वॉशिंग मशीन बुक किया था। तुम उन दोनों को अंदर बुला लो और वॉशिंग मशीन कहाँ सेट कराना है सेट करा लो। इस पर पूजा दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो देखते है कि 2 लोग खड़े हैं और एक वॉशिंग मशीन भी है। दोनों लोग पसीने से लथपथ हैं। इस पर पूजा उन दोनों को अंदर बुलाती है। एक जो कि कृष्ण कुमार नाम का रहता है, कहता है कि मेरा नाम कृष्ण कुमार मीना है, मैं ये पार्सल लेकर आई हूँ और इसको किस जगह सेट करवाना है आप बता दीजिए। इसके बाद दोनों को अंदर बुलाती है और कहती है कि पहले आप लोग बैठकर आराम कर लीजिए, आप लोग को मैं शरबत लेकर आ रही हूँ। इसके बाद पूजा किचन में शरबत लेने के लिए चली जाती है। शरबत लेकर आती है, दोनों को शरबत पीने के लिए देती है। इस पर कृष्ण कुमार बातों ही बातों में पूजा से बातचीत करने लगता है और कहता है कि मैं आपकी ही जाति बिरादरी का हूँ, आप इसलिए मेरे रिश्ते में भाभी लगेंगी, आपको भाभी कहकर बुलाऊंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा। इस पर पूजा भी कुछ नहीं कहती है, हल्का सा मुस्कुरा देती है और वो बातचीत करने लगता है। कृष्णा की बातें पूजा को बहुत ही अच्छी लगती है। जब वॉशिंग मशीन सेट हो जाता है तो जब कृष्णा जाने लगता है तो कहता है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मैं इस मशीन के बारे में पूछूंगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस पर पूजा भी अपना नंबर दे देती है। जब अपना नंबर दे देती है तो वो अपने घर चला जाता है। लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। पूजा उन दोनों को भूल चुकी थी, लेकिन उधर जो कृष्णा रहता है पूजा से बातें करने के लिए बेचैन हो जाता है। वो पूजा के मोबाइल पर कॉल करता है, कॉल करके वॉशिंग मशीन के बारे में पूछता है। दरअसल वॉशिंग मशीन तो ठीक रहता है, उसको एक बात करने का बहाना चाहिए था। इसके बाद पूजा से बातें करने लगता है, हंसी मजाक करने लगता है और कहता है कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके घर आ सकता हूँ, आप अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाइएगा। इस पर पूजा भी सोचने लगती है कि मेरा भी दिन नहीं कटता है, अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, क्यों इसी को बुला ली जो कि मुझे साथ मिल जाए। इसके बाद इसके लिए वो भी तैयार हो जाती है और कृष्णा को अपने घर बुला लेती है। एक दिन कृष्णा पूजा के घर आता है, वो अच्छी खाना बनाकर खिलाती है। देखते ही देखते अब तो कृष्णा और पूजा में बातचीत होने लगी थी, हंसी मजाक भी होने लगी थी और दोनों एक दूसरे से कब प्यार करने लगते हैं, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। जब ये सिलसिला चलता है तो चलने लगता है और एक दिन पूजा अपने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ जाती है और अपने ही घर में
कृष्णा के साथ अनैतिक संबंध बना लेती है। लेकिन यह बात राकेश को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन राकेश अपनी ड्यूटी के लिए जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसका अचानक तबीयत खराब हो जाता है। फिर वो अपने घर आ जाता है और दरवाजे का कॉल बेल बजाता है। जब दरवाजे का कॉल बेल बजाता है तो उसका दरवाजा खुलता है तो अंदर कृष्णा को देखकर वो दंग रह जाता है। वो अपनी पत्नी के चेहरे को देखता है तो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा था। इसके बाद कृष्णा को बुरा भला बोलता है, डांटता फटकारता है, अपने घर से भगा देता है। साथ में अपनी पत्नी पूजा की भी पिटाई करता है। जब अपनी पत्नी पूजा का पिटाई कर देता है, इसके बाद उसको समझा देता है कि वो आइंदा आज के दिन से कृष्णा से नहीं मिलेगी। लेकिन जो पूजा रहती है बड़ी होशियार रहती है। इसके बाद भी पूजा अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। जब भी राकेश ड्यूटी पर चला जाता था, पूजा अब कृष्ण से मिलने के लिए अक्सर बाहर के होटल में जाया करती थी, रेस्टोरेंटों में जाया करती थी, पार्कों में जाया करती थी। एक दिन वो कृष्णा के साथ घूम रही होती है, तभी राकेश का पड़ोसी देख लेता है और राकेश के मोबाइल पर कॉल करता है कि तुम भाभी को एक आदमी के साथ घूमते हुए देखा। इस पर राकेश का चेहरा शर्म से झुक जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को नहीं समझाता है, बल्कि कृष्णा के मोबाइल पर कॉल करके कहता है कि तुम मेरी पत्नी का पीछा छोड़ दो, मेरी हंसी खुशी जो जिंदगी है, मेरी फैमिली है, उसको बर्बाद मत करो। लेकिन कृष्णा के सिर पर आशिकी का इतना भूत सवार था कि वो राकेश की बातों को सुनता ही नहीं है और पूजा के साथ लगातार मिलने लगता है। इसके बाद राकेश पूजा को घर से निकलना बंद कर देता है, उसके ऊपर पाबंदियां लगा देता है। इधर जब पूजा के घर में उसके ऊपर उसका पति पाबंदी लगा देता है, उसे घर से निकलने नहीं देता है, पूजा इस कदर परेशान हो जाती है, वो कृष्णा से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। उधर कृष्णा भी पूजा से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। एक दिन मौका देकर कृष्णा के मोबाइल पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इस पर कृष्णा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारा पति हम दोनों के बीच रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। इस पर पूजा कहती है कि जब यही बात है, इतनी सी बात है, तुम मेरे पति को दुनिया से ही हटा दो। इस पर कृष्णा तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद दोनों एक प्लान बनाते हैं और एक तारीख भी तय करते हैं। इस पर कृष्णा अपने 3 साथी को भी उसमें शामिल करता है, जिसका नाम रहता है दिलखुश, एक का नाम विजय और तीसरे का नाम विजेंद्र होता है। और शामिल करने के बाद एक दिन राकेश के मोबाइल पर कॉल करता है, जो कि 5 फरवरी का दिन रहता है, और कहता है कि मैं यह मामला सेटल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी का पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मुझसे मिल लो। इसके बाद राकेश भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो कृष्णा से मिलकर इस मामले को सेटल कर दिया जाए। वह जब अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलता है तो जब मोहनपुर इलाके पर जाता है तो वहाँ कृष्णा उसको मिलता है और साथ में उसके 3 साथी भी होते हैं। जब राकेश को देखते हैं तो उसको दबोच लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद चंद्रलोई रोड के किनारे एक कुआं रहता है, उसी में उसकी लाश को फेंक देते हैं और इसके बाद वो अपने घर चले आते हैं। जब पूजा ये सारी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और साथ में पूजा को लेकर उस चंद्रलोई रोड के किनारे कुएं के पास जाते हैं, जहां पर राकेश का डेड बॉडी फेंका गया होता है। वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि कुएं में राकेश का कंकाल पड़ा हुआ है। राकेश के कंकाल को निकालते हैं और उसका अंतिम दाह संस्कार करते हैं और पूजा के ही बयान पर उसके जो 3 प्रेमी और प्रेमी के जो 3 दोस्त होते हैं, चारों लोग को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इन सभी लोगों को जिला न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां से सभी को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था, जताना था, बताना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो कोई भी भाई बहन मेरे इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।